हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम एमसीक्यू की जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर अब बनाएंगे, ठीक है। और उसमें आपकी चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, या बहुत सारे जो कॉमर्स के बहुत सारे टॉपिक हैं जो सिलेबस के, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है धीरे धीरे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो कॉमर्स ग्रुप वाले बच्चे हैं और जो ग्रुप नंबर 10 जो स्टैटिकल असिस्टेंट वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियोस काफ़ी मतलब भाई इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। तो आप इन वीडियोस से प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो पीडीएफ होगी वो अपने जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो के, वहाँ पे भी जाके आप इनके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वो इज़ ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। भाई, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को, ठीक है। एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट हुए हैं भाई 1776 में। इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का जो बोली जाती है उसको बोला जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन इनकी जो पूरी डेफिनेशन वो था, क्या थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। मतलब जो धन संबंधी परिभाषा दी थी एक अर्थशास्त्र की, वो दी थी सर एडम स्मिथ ने, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, साथ ही नीचे एक्सप्लेनेशन भी होगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं भाई, विच डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक इम्फेसिस सेक्रेसिटी एंड चॉइस ऑफ द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। क्या है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? क्या है भाई कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, और एक बात करेंगे, एक हमारी है भाई डिमांड, ठीक है। हमारी जो डिमांड होती है वो क्या होती है भाई? अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अनलिमिटेड कैसे? कि एक डिमांड जब पूरा होती है तो हमारी ऑटोमेटिक दूसरी हमारी क्या है डिमांड क्रिएट हो जाती है। लेकिन उसको जो पूरा करने वाले रिसोर्सेज हैं वो क्या है भाई? वो है रिसोर्सेज है लिमिटेड, ठीक है। और इसी को ही सेंट्रल प्रॉब्लम कहा जाता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है जबकि डिमांड हमारी क्या है? अनलिमिटेड है। तो सेक्रेसिटी की जो डेफिनेशन है वो हमारी क्या कहलाती है? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ए स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट ought टू बी और शुड बी इन द इकोनॉमी इज क्लासिफाइड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में मतलब ये होता है भाई कि जो जैसे पॉपुलेशन है वो कम होनी चाहिए, या जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी दर है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। रोजगार है वो बड़ा होना चाहिए। जबकि अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो पॉजिटिव के अंदर एक्चुअल जो डेटा होता है उसकी बात की जाती है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर शुड बी और ought टू बी है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ हाउ ए स्पेसिफिक कंज्यूमर एलोकेट्स देयर इनकम अमोंग डिफरेंट गुड्स इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ, ठीक है भाई। जो कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी इसके अंदर बातें होती हैं वो किसके अंदर होती हैं भाई? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होती हैं। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भाई, वो कॉइन द टर्म्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द फर्स्ट टाइम इन 1933। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो बोला था, मतलब एक सिक्के के दो पहलू। 1933 में वो किसी ने बोला था? रैगनर फ्रिस्ट ने, ठीक है भाई। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट बतानी है हमें। जैसे इसमें दे रखा है एन इंक्रीजिंग इन द टैक्स। भाई सीधी सी बात है, मान के चलिए आपकी 100 रुपये इनकम है, ठीक है, और आप टैक्स पे कर रहे हैं 10%। इसका मतलब आप 90 आपकी जो इनकम है वो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो आप सेविंग करते हैं चाहे आप उसका खर्च करते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या बोला है, इंक्रीज इन द टैक्स रेट लीड्स टू डिक्रीज इन द कंज्यूमर स्पेंडिंग। मतलब भाई सीधी सी बात है, 100 रुपये थे, 10 रुपये टैक्स दिया, आप खर्च कर सकते थे 90 रुपये। अगर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, टैक्स 20 रुपये हो गया, तो अब आप कितने खर्च कर पाएंगे? 80 रुपये। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, द कोर प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अराइजेज प्राइमरी ड्यू टू सेक्रेसिटी। वही है आंसर इसका भी, सेक्रेसिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड उसके बहुत सारे क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एन आर्ट बिकॉज इट अप्लाइज थियोरटिकल नॉलेज ऑफ सॉल्व प्रैक्टिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
ठीक है भाई, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसमें समझाने का कुछ ऐसा है नहीं। वो गेव द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम वेल्थ टू ह्यूमन वेलबींग। देखिए वेल्थ की जो वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी 1776 में जो हमारे एडम स्मिथ थे इकोनॉमिस्ट। ठीक है, लेकिन जो वेलफेयर डेफिनेशन थी वो किसने दी थी भाई? वो दी थी 1890 में दी थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखी थी किन्होंने? एल्फ्रेड मार्शल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्फ्रेड मार्शल। उसके बाद आता है भाई द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन समझने का है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? इसका सीधी सी बात क्या होती है? दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की जो लागत होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? देखिए मान के चलिए कि आपके पास क्या है, आप एक जॉब सीकर हैं, ठीक है, आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं और आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो आप एक शॉप के ऊपर काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको 5,000 रुपये महीना काम करने को मिलेगा। ठीक है भाई, ये तो है शॉप, आप एक शॉप पे हैं। दूसरा आप एक मान के चलिए कि एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, और उसमें आपको मिल रहे हैं 10,000 रुपये पर मंथ। और तीसरा एक स्कूल है जहाँ पे आपको 15,000 रुपये मिल रहे हैं एक स्कूल के अंदर। तो ये जो 15,000 रुपये है जो आप, क्योंकि इसमें आप सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प होगा आप उसी को चूज करेंगे, तो आप किसको चूज करेंगे कि भाई आप स्कूल में जॉब करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर हम इस 15,000 की अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो आपने त्याग दिया, कौन सा त्यागा? आपने 10,000 रुपये त्यागे हैं किसके लिए? इस 15,000 रुपये के लिए। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, जो हमने छोड़ दिया, जो बेस्ट अल्टरनेटिव था इसकी जगह, वो हमारी क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इसके बाद देख लेते हैं भाई, विच इकोनॉमी एड्रेसेस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट हाउ एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस एंटायरली थ्रू द फ्री मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। ये हमारी कौन सी इकोनॉमी कहलाती है भाई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इंक्लूड्स द एलिमेंट ऑफ टाइम एंड डेवलपमेंट इज नोन एज द ग्रोथ डेफिनेशन। ठीक है भाई, ये याद करने के क्वेश्चंस हैं। अब माइक्रो मैक्रो संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं, ये देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉमनली रेफर टू अस। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोला जाता है, ये आप याद कर लेंगे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ए मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। जो नेशनल इनकम है इसके अंदर क्या है भाई? ये मैक्रो इकोनॉमिक है। जैसे प्राइस ऑफ स्मार्टफोन, ये क्या हो जाएगा? ये माइक्रो इकोनॉमिक का हो जाएगा। कोई ऑटोमोबाइल फैक्ट्री का आउटपुट, क्योंकि एक फर्म का है, तो ये भी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। वेजेज ऑफ टेक्सटाइल वर्कर, ये भी। लेकिन नेशनल इनकम क्या है? पूरे भाई एक देश की होती है, तो ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ हम बोलेंगे, तो इसलिए किसका वेरिएबल हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स implies that what is true for an individual may not be true for the whole economy। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको प्रॉपरली याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकम हाईली पॉपुलर एज डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ द स्टडी आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ विच बुक इन 1936। तो भाई जेएम केन्स ने लिखी थी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बाय जेएम केन्स। उसके बाद से ही क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत फेमस हो गई थी भाई। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस विच स्टडीज ए मार्केट बाय आइसोलेटेड इट फ्रॉम अदर मार्केट्स बिलोंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है वो किसके अंदर होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एग्जामिन द इंटरडिपेंडेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द, किसके अंदर? जनरल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऑल मार्केट्स, जितनी भी मार्केट है इकोनॉमी के अंदर, उन सभी की हम इसके अंदर बात करेंगे भाई। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं? इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कौन सी प्रॉब्लम्स का सोल्व आउट करते हैं, स्टडी करते हैं? जैसे ये जनरल प्राइस लेवल आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। एग्रीगेट अंडर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये भी क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। जबकि अगर हम बात करें प्राइस ऑफ व्हीट इक्विलिब्रियम की, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाएगा भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे नई नई, क्योंकि क्या होता है देखिए, एमसीक्यू लगाने का एक फ़ायदा ये है कि कुछ आप इसके अंदर नया सीखते हैं। ठीक है, जैसे लंपिंग मेथड और स्लाइसिंग मेथड आपने नहीं सुना होगा। लंपिंग मेथड यूज होता है भाई मैक्रो के अंदर। ठीक है, लंपिंग नाम से ही जो है कुछ बड़ा, स्लाइसिंग मतलब छोटा कट कर देना, इसका मतलब माइक्रो।
ठीक है, इसका मतलब समझा देता हूँ। तो यहाँ पे तो मैक्रो आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइक्रो। देखिए स्लाइसिंग मेथड का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे स्लाइसिस में बांट देना, तोड़कर उसको पढ़ना या समझना। और लंपिंग मेथड का मतलब है कि सभी चीज़ों को एक बड़ा लंप या बड़ा सब बनाकर उसको समझना या पढ़ना। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल, ये किसके हैं भाई? मैंने आपको बताया कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री इनकम लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर प्राइसिंग के हैं, तो ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे भाई। द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टूल्स यूज इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बताया, जब इंडिविजुअल की बात होगी या छोटे स्तर पर बात होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन मैक्रो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की जब हम बात करेंगे तो हमारी क्या कहलाएगी? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे भाई। अब बात आती है थ्योरी ऑफ डिमांड की। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन्स इक्वल एंड देयर इजन। देखिए भाई, ये आपने पढ़ा भी होगा लॉ ऑफ डिमांड। इसके अंदर मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है? प्राइस और उसकी क्वांटिटी के अंदर हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप को देखते हैं। जैसे मान के चलिए एक वस्तु है, वो हम मान लेते हैं कि एप्पल। ठीक है भाई, सेब है। अब सेब 100 रुपये के जी है। ठीक है भाई, 100 रुपये के जी है, तो उसकी डिमांड है, क्वांटिटी लोग 100 के जी ही खरीद रहे हैं, 100 रुपये के ऊपर 100 के जी। ठीक है, अब एप्पल की जो प्राइस है वो 50 रुपये के जी हो जाती है भाई। तो आपको क्या लग रहा है कि 100 किलो ही खरीदेंगे लोग? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डिमांड है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी के अंदर कैसा रिलेशन है भाई? नेगेटिव रिलेशन है कि प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी लोग ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, और जब प्राइस इसका बढ़ जाता है तो लोग क्वांटिटीज़ की कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो हो गया इनका डायरेक्ट रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है अदर थिंग्स रिमेन्स इक्वल। ठीक है, इसको बोलते हैं कैटरिस पेरिबस। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस के अलावा भी उस वस्तु को क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, मान के चलिए कि एक वस्तु थी, उसका प्राइस था 100 रुपये। ठीक है भाई, देखो थोड़ा लंबा टॉपिक है, समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 100 रुपये एक वस्तु का प्राइस था और उसकी क्वांटिटी एक आदमी खरीद रहा था 10 केजी। ठीक है भाई, प्राइस 100 रुपये ही रहता है। देखिए ध्यान से देखिए, प्राइस 100 रुपये ही है, लेकिन वो क्वांटिटी को क्या कर देता है? 15 केजी कर देता है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया? प्राइस तो कम हुआ ही नहीं, प्राइस तो सेम है लेकिन क्वांटिटी आपने बढ़ा दी है, ऐसा कैसे हुआ? तो ये हुआ अदर थिंग्स। अदर थिंग्स कौन सी? उसमें हम ले सकते हैं इनकम। ठीक है, हम ले सकते हैं इनकम कि हो सकता है कि इस व्यक्ति की इनकम बढ़ गई हो। पहले ये 10,000 रुपये कमा रहा था, ठीक है, और अब इसकी इनकम बढ़ गई 15,000, तो हो सकता है इस वजह से इसने वस्तु ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया हो। तो इसलिए प्राइस के अलावा भी कुछ वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं? अदर थिंग्स जो इफ़ेक्ट करती हैं क्वांटिटी डिमांडेड को। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द अदर थिंग्स रिमेन्स इक्वल देयर इज एन। तो इसके अंदर क्या बताएंगे हम कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होगा किसके अंदर भाई? बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। यही क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 26 की। व्हाट डज द लैटिन फ्रेज कैटरिस पेरिबस? ये मैंने आपको बताया है पेरिबस। इसका मतलब यही है कि जो अदर थिंग्स हैं वो क्या रहेंगी? बिल्कुल ही कांस्टेंट रहेंगी। जैसे कि इसमें इन्होंने बता भी दिया, नीचे देखेंगे आप, जैसे कि इनकम हो गया, टेस्ट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ जैसे टेस्ट का मतलब हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लें आप टेस्ट के हिसाब से। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति है, उसको वाइन बहुत पसंद है, ठीक है, और जब वाइन की बोतल उसकी 500 रुपये की आती है तो वो क्या करता है? एक बोतल मान के चलिए कि वो 2 दिन या 4 दिन में उसका कंज्यूम करता है। वाइन की बोतल कितनी हो जाती है? 600 रुपये प्राइस उसका हो जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि होना तो चाहिए कि इसकी क्वांटिटी इसको कम कर देनी चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे उसकी बात हो रही है उसकी टेस्ट की। वो ज़्यादा प्राइस उसके ऊपर खर्च करेगा लेकिन क्वांटिटी उतनी ही कंज्यूम करेगा। ठीक है भाई, तो ये था अदर थिंग्स रिमेन कंस्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इफ़ द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी राइजेज एंड द रिजल्ट द डिमांड ऑफ द टी इंक्रीज। देखिए यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, MCQ आप कितने भी करिए, लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम इसके अंदर समझेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं। देखिए ये बोल रहा है कि तो प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेज, यहाँ पे कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी और कॉफ़ी के प्राइजेज
क्या हो जाते हैं, प्राइजेज ऑफ कॉफ़ी राइज, मतलब पहले 10 रुपये की कॉफ़ी थी और अब हो गई भाई 15 रुपये की। ठीक है, एग्जाम्पल की सहायता से समझिए। एज ए रिजल्ट द डिमांड ऑफ टी इंक्रीजेज, डिमांड ऑफ टी क्या हो गई भाई, इंक्रीजेज हो गई। क्यों हो गई, पहले 10 रुपये की कॉफ़ी थी और टी भी कितनी थी भाई, 10 रुपये की थी। 10 से 15 रुपये प्राइस बढ़ गया तो लोगों ने क्या किया, कॉफ़ी को छोड़ के चाय की तरफ चले गए और वहाँ पे उन्होंने चाय को पीना शुरू कर दिया। इसका मतलब चाय और कॉफ़ी क्या हो गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जिनका हम एक दूसरे की जगह पर क्या कर सकते हैं भाई, प्रयोग कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं। ठीक है भाई, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन, मतलब जिसका एक से दूसरी जगह हम स्थापन प्रतिस्थापन कर सकें, उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम टिपिकली लीड्स टू डिक्रीज द डिमांड फॉर। भाई यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से यहाँ पे बात आएगी अब इन्फीरियर गुड्स की। इन्फीरियर गुड्स होती है घटिया क्वालिटी की वस्तुएं। एन इंक्रीज इन द इनकम, आप मान के चलिए आपकी इनकम है भाई 10,000 रुपये, एक व्यक्ति की 10,000 रुपये इनकम है और वो डालडा की यूज कर रहा है भाई खाने के लिए। ठीक है, डालडा या रिफाइंड बोल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज कर रहा है, उसकी इनकम हो जाती है 20,000। तो वो क्या करेगा, आपको क्या लगता है, डालडा का ज़्यादा यूज़ करेगा या कम करेगा, तो वो डालडा का कम कर देगा भाई। तो इसका मतलब यही बता रहा है कि इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम टिपिकली लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड किसकी, इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को वो कम कर देगा अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया आपका 28। 29 की बात कर लेते हैं भाई। ए मूवमेंट अपवर्ड एंड द लेफ्ट अलोंग द फिक्स डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है भाई, मूवमेंट अपवर्ड यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। ये बोल रहा है कि लेफ्ट अलोंग डिमांड कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व है भाई। ठीक है, और ये क्या करता है, लेफ्ट की तरफ, अगर ये लेफ्ट की तरफ होगा, इधर आएगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ आएगा तो इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और अगर ये राइट की तरफ जाएगा तो इसको बोलेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये हमारे क्या है भाई, आप क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एंटायर डिमांड कर्व प्रोड्यूस कैन कोज्ड, ये बताया कि एक सक्सेसफुली एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड चेंज इन द टेस्ट। भाई डिमांड बढ़ेगी तभी तो क्या होगा, राइट शिफ्ट वर्ड होगा ना, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात कर लेते हैं, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। देखिए भाई, क्वांटिटी जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है वो होता है, माइनस का यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि हमारी क्या है, ईडी क्या है, नेगेटिव रिलेशन होता है क्वांटिटी डिमांडेड और उसकी प्राइस के अंदर। ठीक है भाई, तो इसके अंदर ये क्या होता है, माइनस का निशान हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि कितना चेंज हुआ है प्राइस के अंदर। ठीक है, प्राइस के अंदर कितना चेंज हुआ और चेंज कितना हुआ क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, तो ये अगर इक्वल है तो हमारा क्या होगा, इकाई के बराबर हो जाएगी भाई, एक के बराबर हमारी क्या होगी, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है ED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन के डेल्टा P इंटू के P अपॉन के Q। ये इसका क्या है, फॉर्मूला होता है भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विच इकोनॉमिस्ट फॉर्मुलाइज एंड पॉपुलराइज द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। MU एनालिसिस किसने करी थी भाई, एल्फ्रेड मार्शल ने। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है भाई, ये भी एक लॉ है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक वस्तु का यूज़ करते जाते हैं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। यूटिलिटी का मतलब क्या है भाई, जो हम यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मापते हैं इसको। ठीक है, यूटिल्स में मापा जाता है। मान के चलिए आप एक व्यक्ति है जो बिल्कुल भूखा है, उसको सबसे पहले एक रोटी जब देंगे तो एक रोटी से उसको क्या है, यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। जब वो दूसरी रोटी खाएगा तो पहली रोटी से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिला था, यूटिल्स मिली थी, वो उसकी कंपैरिजन में कम मिलेंगी। तो जैसे जैसे उसका वो यूज़ करता जाएगा, एक समय के बाद मान के चलिए 5 रोटी खाने के बाद उसका पेट बिल्कुल फुल हो जाएगा। अगर उसको एक रोटी और एक्स्ट्रा खिला दी जाए छठी, तो हो सकता है कि उसके पेट में क्या हो जाए, पेन हो जाए। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हो जाएगी। इसलिए हमेशा जैसे जैसे हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं कमोडिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। गिवन गुड्स
आर एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी एक्सेप्शंस होती हैं गिवन गुड्स, एंड दे आर हाईली इंफीरियर गुड्स दैट हैव। इसका मतलब क्या है भाई, गिवन गुड्स क्या है, ए पावरफुल नेगेटिव इनकम इफेक्ट दैट ओवरराइड्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो गिवन गुड्स होती हैं उसमें क्या होता है, गिवन गुड्स के केस में जब प्राइस बढ़ता है तो उनका नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लोग बाकी महंगी चीज़ें छोड़कर इस घटिया कमोडिटी को और ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, जिससे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो भाई लॉ ऑफ डिमांड का बिल्कुल एक्सेप्शन है गिवन गुड्स, ठीक है, घटिया क्वालिटी की वस्तुएं। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाईली प्राइज लग्जरी आइटम्स, लग्जरी कार्स, डायमंड्स बोट बाय वेल्दी पीपल्स टू डिस्प्ले स्टेटस एग्जिबिट द, इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई वेबलन इफेक्ट, ठीक है। वेबलन इफेक्ट है ये कि जिसमें क्या करते हैं, लग्जरी गुड्स जितना ज़्यादा लग्जरी होगा उतना महंगा। अब मान के चलिए, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि भाई प्राइस कम होगा तभी तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, उस वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन क्या है, देखिए अगर हम बात करें एक डायमंड है, ठीक है, उस डायमंड का बोलूँ मैं भाई डायमंड 50 रुपये का है आप ले लो भाई, तो उसकी डिमांड है ना इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये ओरिजिनल डायमंड है भाई और ये 1 लाख रुपए का डायमंड है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, वेबलन इफेक्ट बोलते हैं, जो लग्जीरियस गुड्स का होता है, ठीक है। और ये एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए लाइफ सेविंग मेडिसिन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, भाई जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, ठीक है, वो चाहे कितनी भी महंगी हो, एक व्यक्ति बीमार है, ठीक है, अगर वो 100 रुपये की दवाई है तो भी उसे खरीदेगा, अगर वही दवाई 1000 रुपये की मिलेगी तो भी उसे खरीदेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, ठीक है, प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसकी जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परफेक्टली इनइलास्टिक इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। व्हेन टू गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स लाइक लेफ्ट शू एंड राइट शू, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं भाई जो दो मिलजुल कर एक वस्तु की डिमांड को पूरा करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए इसमें शू की बात कर रखी है कि जैसे 2 शू हैं, अगर आपको लेफ्ट दे दूँ तो अगर एक शू से काम नहीं चला सकते, आपको लेफ्ट भी चाहिए, आपको राइट भी चाहिए। तो इसका जो कर्व बनता है वो एल शेप का बनता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं भाई। ज्योमेट्रिकली कंज्यूमर सरप्लस इज रिप्रेजेंटेड एज द एरिया अबो द मार्केट प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो कंज्यूमर सरप्लस एरिया होता है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस लाइन के ऊपर का, और जो डिमांड कर्व है उसके नीचे का एरिया होता है, ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड मेजर्स द इलास्टिसिटी ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लीनियर डिमांड कर्व। भाई एक हम डिमांड कर्व होता है जब एक लीनियर डिमांड कर्व, जैसे मान के चलिए ये एक लाइन है, इसके ऊपर अगर हम बात करें कि भाई इस पॉइंट के ऊपर आप हमें ये बताइए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, ठीक है। तो इसको जब हम करते हैं तो कैसे निकाला जाता है, इसको हम 2 सेगमेंट में बांट लेते हैं। मान के चलिए ये पॉइंट है O, तो हम इसका ऊपरी पॉइंट को M मानेंगे, इसको मानेंगे N। तो जो इसका लोअर सेगमेंट होता है, लोअर सेगमेंट हो गया ON और अपर सेगमेंट हो गया OM। अगर ON OM बराबर है तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें यही पूछ रखा है कि लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, ये इसके अंदर हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं भाई। If the cross price elasticity of demand between X and Y is negative, it indicates the goods are complements। जो complements good होती हैं भाई उनका जो क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। द मार्केट डिमांड कर्व इज ड्राइव, मार्केट डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ए इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। भाई जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हैं उनका हॉरिजॉन्टल समेशन हमारा क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। मतलब क्या है कि बहुत सारे जैसे आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में देखेंगे, मान के चलिए एक डिमांड कर्व ये है, दूसरा डिमांड कर्व आपका ये है, तो इन दोनों का जो समीशन होगा वो हमारा क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमारा मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा, ठीक है। विच अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द जम्पशंस दैट यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड ऑर्डिनल और नॉट क्वान्टिफाइड। तो ये हमारे कौन सी अप्रोच कहलाती है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कहलाएगी। द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड शो दैट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स एंड द कंज्यूमर टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज। भाई ये देखिए
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने यूट्यूब चैनल पे बना भी रखी इसके ऊपर वीडियो, प्राइस इलास्टिसिटी में। जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर अगर कोई चेंज ना हो, ठीक है, इसके अंदर हो नो चेंज, तो हमारा क्या होगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है। ठीक है भाई, तो ये आप मेरे चैनल पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड में बहुत ही अच्छा मेथड है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ए डिमांड कर्व विच टेक्स द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व वो कर्व होता है जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होएगी, आपकी 1 के बराबर होएगी। और इसके अंदर जितने भी ये रेक्टेंगुलर ये बनेंगे आयताकार, ये सभी क्या हैं बराबर होते हैं भाई। इसकी भी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। द ओवरऑल प्राइस इफेक्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू डिस्टिंक्ट इफेक्ट क्या कहलाते हैं, एक इनकम इफेक्ट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। एन एंजल कर्व ट्रैक्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एंड द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एंजल कर्व में हम क्या देखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड और द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। 47 देखिए, स्टैंडर्ड इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज। क्यों होता है भाई ऑलवेज कन्वेक्स, क्यों होता है, आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्यों कन्वेक्स होता है, क्योंकि कन्वेक्स होता है, वो होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। ठीक है भाई अब हम बात कर लेते हैं, विच अप्रोच टू द कंज्यूमर चॉइस थ्योरी यूज एक्चुअल मार्केट प्लेस परचेजिंग डेटा ऑब्जर्व बिहेवियर टू मैप प्रेफरेंसेस बाईपासिस साइकोलॉजिकल यूटिलिटी रैंकिंग। तो ये हमारा क्या है इसको बोलते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। द डिमांड फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक हायरिंग लेबर फैक्ट्री कॉल्ड द ड्राइव्ड डिमांड। क्वेश्चन नंबर 50 है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। वो रोट्स द क्लासिक बुक 1939 द वैल्यू ऑफ कैपिटल। भाई बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल किसने लिखी थी, तो J.R. हिक्स। देखिए 50 क्वेश्चन हैं, लगभग आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही करके अगर इस वीडियो पे अच्छा रिव्यू आता है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मतलब बच्चे देखते हैं वीडियो को, ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो मैं भी मेहनत करके आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन बना के लाऊंगा। ठीक है, अलग अलग पहले हम कोशिश करेंगे कि मान के चलिए 5 से 7 वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के लगभग सभी MCQ आ जाएंगे। उसके बाद मैक्रो की करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम टॉपिक वाइज करते जाएंगे, वीडियो बनाते जाएंगे और यूट्यूब चैनल पे डालते जाएंगे। इसकी PDF है आपको भाई, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, और जो टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है कॉमर्स ग्रुप हरियाणा, उसमें इसकी आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।